तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूवेव। मैं आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ कार्बोनेट्स कंपाउंड। क्लास 10 का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू देखेंगे जितने भी, तो इसके किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, मैं उसी टाइप का पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर में आप कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। आप लोगों को मालूम है ना, कार्बन नॉन मेटल होता है, मेटल तो होता नहीं है। ओके, कार्बन होता है नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर आप लोग बता सकते हैं क्या? एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो 6 होता है। ये आप लोगों, मैं मानता हूँ ये आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी एटलीस्ट 30 एलिमेंट तो याद करके रखे हैं, है ना। तो कार्बन जो छठे नंबर पे आता है, 6th एलिमेंट है ना। ओके, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसके बाद से इसका एटॉमिक मास भी आपको याद होगा, मेरे को लगता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 12 होता है। ओके, एटॉमिक मास 12 होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं ना, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अगर कोई आपसे पूछे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं। एटम है, जाहिर सी बात है, एटम जो है, एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है ना। और साइड साइड में बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। पहले सेल को हम के नाम देते हैं, दूसरे सेल को एल नाम देते हैं, और उसके बाद से क्या? एम। और उसके बाद क्या ये सेल है? ये 9th क्लास की कुछ चीजें बेसिक चल रही है, इंट्रोडक्शन में ये लगेगा। ओके, तो जैसे ही कार्बन होता है, मैं अगर कार्बन की बात कर रहा हूं तो बीच में ये न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये तो आपको ऑलरेडी आता है ना। इस न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है? एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सैंपल में लिख दे रहा हूं सीधा, है ना। तो आपसे अगर मैं पूछूं कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा जितना होता है वही उसका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो जेड जितना होता है वही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आर यस या नो? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले कार्बोनेट्स कंपाउंड को ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और ऊपर तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें छूट जाएगी, है ना। जीरो से एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसका प्रोटॉन का नंबर होता है। मतलब कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। ओके, उसके बाद से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए, न्यूट्रल एटम में, कभी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो न्यूट्रल है कोई एटम। अगर कोई भी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, जो कि 6 होता है ना। उसके बाद से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कस किया जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं ये सीख लीजिए। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं? कभी भी एटॉमिक मास है ना, ए जो है, ए में से आप माइनस कर दीजिए जेड, ए में से जेड को माइनस करेंगे। ए कार्बन में कितना है? 6 है कि 12 है? 12 है, में से 6 माइनस कीजिए तो 6 ही आने वाला है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होने वाले हैं? 6 होने वाले हैं। तो कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। यहाँ पे तीनों सेम है। कई एटम ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग होते हैं, तो ये मत सोचना कि ये सारे तीनों के तीनों बराबर रहते हैं हर एक एटम में। आपको अगर न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं हर एक न्यूट्रल एटम में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन आपको निकालना पड़ता है, एटॉमिक मास में से जेड को माइनस कर दीजिए। मेरे को लगता है आपने इतनी सारी चीजें तो देख ली। जो अब कार्बन की, एक बार ना, ये कार्बन का एटम मैंने बनाया, कार्बन के ना अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़े होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, दूसरे सेल में हम कितने? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, और तीसरे सेल में भी 8 भर सकते हैं, फिर 18 मैक्सिमम भर सकते हैं। ये सेल की लिमिट होती है ना, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को वो एकोमोडेट कर सकता है। तो पहला सेल जो है के, इसके अंदर मैक्सिमम 2 भर पाएंगे। और जो क्या नाम है, कार्बन जो होता है, कार्बन का जेड जो है 6 है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है न्यूट्रल कंडीशन में, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो मैं एल वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। 1 2 3 4, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, वो क्या होने वाली है? 2 and 4। ये क्या हो गया? के हो गया, ये एल हो गया।
यस या नो। अब कार्बन की वैलेंसी को भी देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी को यहीं देख लेते हैं। कभी भी ये क्या होना चाहता है, इसके अंदर जो लिमिट है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ, इसके अंदर मैक्सिमम 8 भर सकता हूँ, लेकिन इसके पास 4 है, तो या तो चाहेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। लेकिन लेना भी इसके लिए मुश्किल है और निकालना भी मुश्किल है। ये आगे सीखने वाले हैं, मतलब कैसे ये इलेक्ट्रॉन को बनाएगा, बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, दूसरों से शेयर करता है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे बताने वाला हूं, बस आप ये याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि ये कैसे, मतलब इसको 8 बनाएगा, ये मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। बस आप ये याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन की होती है 2 और 4 होता है, K में 2 और L में 4 होगा। मेरे को लगता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, एटॉमिक नंबर ये और से कैसे आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं ये आपको आता है। एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कराना चाहता हूँ। आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हैं क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लिथियम, लिथियम में बताइए लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। जेड की वैल्यू कितनी है? 3 है। और इसकी और क्या नाम है, ए की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो 7 होता है क्या? तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो ए में से क्या माइनस करना पड़ेगा? जेड। ए न्यूट्रॉन के अंदर क्या नाम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, और लिथियम के अंदर जो ए की वैल्यू है वो 7 है, माइनस कर दीजिए 3 को, क्या आ रहा है? 4। तो नंबर ऑफ क्या नाम है न्यूट्रॉन लिथियम के पास कितने हैं? 4 है। अरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं लिथियम के पास? क्या किसी का भी निकाल लोगे? अरे किसी का भी निकाल लीजिएगा आप लोग। कैसे निकालेंगे? ए में से जेड को माइनस करना है, सिंपल सी बात है। मेरे को लग रहा है आपको आ गया होगा। इससे ज्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए। उसके बाद से क्या है, कार्बन, कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे थे अभी भी। इस कार्बन के बारे में कुछ आइडिया दे रखा है, कार्बन कहाँ पे कितना पाया जाता है। तो मैं बता दूं एटमॉस्फेयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। और ये से नो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है, और वो कितना परसेंट मिलता है आपने याद भी कर रखा है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जो कार्बन के मॉलिक्यूल जो होता है एटमॉस्फेयर में वो CO2 होता है। ऐसे ही कार्बन कुछ और मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में होता है। जो अर्थ का क्रस्ट है वहां पे कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। और कितना परसेंट वहां पे कार्बन होता है? तो क्या नाम है, 0.02% होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा ये 15 मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ओके, जो 15th मोस्ट अबेंडेड ये एलिमेंट है, जिसकी एलिमेंट 118 होते हैं, है ना। तो 15 नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो क्या है? कार्बन है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या कह रहा है, 0.02% कार्बन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये सारी डाटा ना एनसीईआरटी से उठाया गया है, नहीं तो ऐसे परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं, लेकिन एक बार माइंड में होनी चाहिए ना। तो आप लोग माइंड में रखिएगा, ये एनसीईआरटी का ही डाटा है। 0.02% जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और 0.03% कार्बन जो होता है CO2 के फॉर्म में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। यही लिखा है ना। ये देखिए किस किस फॉर्म में, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम कोल के फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, जबकि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि 0.03% होता है। उसके बाद से देखेंगे क्या लगेगा, सेल ऑफ एक्वाटिक एनिमल। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं ना, उनकी जो सेल होती है बाहर की सेल, जैसे कि मॉलस्क जितने भी होते हैं, क्या नाम है, स्नेल देखा होगा, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है ना कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनकी जो सेल होती है, बाहर वाली सेल जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। तो ये लिखा है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है ना। तो इसमें कार्बन आ रहा है, कार्बन का ही कंपाउंड है ये। अरे ये सेनो, ये कंपाउंड बनाना सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो एक क्लास बना देंगे, सीख लेंगे। 9th क्लास में वैसे है ये कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो उसके बाद से क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच कैन बी सी डेली वी सी डेली आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लाइक बुक, क्लॉथ, बुक, और उसके बाद से फूड और अवर बॉडी। आपको मैं बता दूं, मेरे बॉडी में जो कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है, सेकेंड मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट है कार्बन। सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन मिलता है मेरे बॉडी में, और उसके बाद से कार्बन मिलता है वेट के अकॉर्डिंग। अगर वेट किया जाए मेरी बॉडी में तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलती है वो क्या मिलता है? कार्बन ही सेकंड मोस्ट एलिमेंट है मेरे बॉडी में कार्बन। सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन मिलता है मेरे बॉडी में, सबसे ज्यादा जो वेट होती है मेरे बॉडी में वो ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद से कार्बन होता है। अरे वाटर मेरे 70% वेट बनाता है, और वाटर में H2O होता है, ऑक्सीजन। अब समझे क्या? ओके, तो कार्बन जो होता है ना सेकंड मोस्ट अबेंडेड बॉडी, हमारे बॉडी में सेकंड मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट है। क्या समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग अगल बगल डेली जितनी भी चीजें देखते हैं ना, मैक्सिमम चीजें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि आपका बुक्स है, आपके कपड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है।
जैसे कि वो देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्ट मिलते हैं, पेपर है प्लांट से बनाया जाता है, प्लांट की भी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन से मिलकर बनी होती है। आपकी पॉलिथीन भी होती है, वो भी उसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं। स्टील तक में कार्बन को ऐड किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप डेली जितनी भी चीजें देखते हैं उसमें कार्बन का इंपॉर्टेंस है, कार्बन को यूज किया जाता है बनाने के लिए, इसीलिए कार्बन को पढ़ाया जा रहा है आपको। क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, समझ में आ गया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बता दूं, अर्थ पे अगर कार्बन नहीं मिलेगा तो हम नहीं बनेंगे। अरे हमें बनाने के लिए कार्बन ही रिक्वायरमेंट है। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये स्लाइड पूरी समझ में आई? ओके, मैं एक बार बताइए क्या आपको ये पूरी चीजें समझ में आई? वो क्या नाम है, कुछ बेसिक चीजें थी, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये सब समझ में आया था? ओके, चलिए मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को आया ये सारी चीजें समझ में। उसके बाद से कार्बन साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल क्लास 7-6 में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें पढ़ी होगी। मैं एकदम बेसिक छोटा सा जितना मेरे को काम है मैं उतना ही बताऊंगा। मैं क्या बताने वाला हूँ, देखिए एक होता है फोटोसिंथेसिस, होता है क्या, पढ़ा है क्या तुमने? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, इजीएस्ट फॉर्म बनाता हूँ। सबसे पहले एक साइड CO2 ले लेता हूँ और एक साइड O2 ले लेता हूँ, है ना? अब देखते हैं, इसको देखते हैं, CO2 से O2 में कन्वर्ट होता है, O2 से CO2 में कन्वर्ट होता है। ये चीजें देख रखी है क्या तुम लोगों ने? अरे O2 को CO2 में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में, तो मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ी सी पॉइंट वो बताना चाहता हूँ। रेस्पिरेशन हो गया, और यहां से उधर जाने के लिए फोटोसिंथेसिस होता है। अरे यस नो, अरे फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट लेता है, O2 निकालता है। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, O2 लेके CO2 निकालते हैं। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे बताना था, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं कंबसन बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज को आप जलाते हैं ना, कोई भी चीज को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अरे यस नो, रेस्पिरेशन में भी हम खाने को जला रहे हैं, एक तरह से कंबसन करा रहे हैं, फूड का कंबसन करा रहे हैं, तभी तो CO2 लेता है और एनर्जी निकलता है। रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस होता है। अरे यस नो, तो यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन के अलावा कंबसन लिख दूं क्या? कंबसन लिख दूं क्या? अरे कंबसन लिख दूं क्या? तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है जो कंबसन के बारे में आगे बताया हुआ है बढ़िया से, तो मेरे को लगा कि कंबसन के बारे में बताते हैं। कंबसन में क्या होता है, O2 कंज्यूम होता है। कोई भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बचपन में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था सर, जो मैंने कैंडल को अगर ग्लास से मैंने ढक दिया था, कवर कर दिया था, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती थी ऑक्सीजन की कमी से, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अरे यस या नो, आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे को लगा ये आएगा। तो जैसे ही O2 को वो कन्वर्ट कर रहा है CO2 में, किसके थ्रू? कंबसन के थ्रू। ओके, तो अब मैं इसी का प्रूफ देने वाला हूं, कंफर्मेशन टेस्ट। कोई भी चीज को जलाने पे CO2 प्रोड्यूस होता है। अब देखो, अगर आपसे किसी ने कहा कि इसके अंदर कार्बन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, आप उसको कैसे बताएंगे? उसको जला दीजिए, जलाएंगे CO2 प्रोड्यूस होगा। अरे अगर मेरे अंदर कार्बन पाया जा रहा है, मेरे को जला दो। ओके ओके, मतलब बात बता रहे हैं, मतलब जनरली कोई भी चीज को जला दो, बर्निंग से क्या CO2 प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद से जो CO2 प्रोड्यूस होता है ना, वो गैस जो होता है ना, कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं आती उसकी। अरे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में अगर स्मेल आती तो मैं महकता ना। अरे मैं निकाल रहा हूं तो भी महकता ना, और दिखता भी ना, कलर होता तो दिखता भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है ऑन बर्निंग कार्बन, कार्बन को जलाने से, नहीं, ऑन बर्निंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाने से कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस हो रहा है। वो कौन सी गैस है? अरे कलरलेस ऑर्डरलेस कौन सी गैस है? क्या CO2 है? अरे यस या नो, मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है। जो CO2 है वो कलरलेस ऑर्डरलेस है, मेरे को आता है सर, इतना बताइए। अब मैं पहचानूंगा कैसे सर? कलरलेस गैस तो बहुत सारी ऑक्सीजन भी होती है, तो अब मैं बताऊंगा कैसे कि सर वो CO2 है कि नहीं है? उसको बताने के लिए मैं एक कंफर्मेशन टेस्ट बताने वाला हूं। क्या करना, आप लोग उस गैस को ना एक सॉल्यूशन, क्या हुआ, एक सॉल्यूशन से पास कराइए इस गैस को, एक सॉल्यूशन से पास कराइए। ये सॉल्यूशन क्या हो गया? इसके अंदर हो गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले भी पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसके अंदर CO2 आएगा, इसके अंदर क्या डाल दो? CO2 को ऐड करो। जैसे ही CO2 को ऐड करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करने वाला है? ये हो गया Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर। ये नाम आपको याद रखने हैं क्या? ये नाम आपको याद होने चाहिए। लाइम वाटर को, लाइम वाटर में जब मैं CO2 पास करूंगा, लाइम वाटर में क्या पास करूंगा? CO2 पास करूंगा,
जैसे ही मैंने इसको CO2 दिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम इसमें CO है ना, इससे अटैच हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और उसके साथ साथ पानी भी बनाएगा, वाटर भी बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है ना, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे ना, तो ये मतलब दिखेगा नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? ये पानी में सॉल्यूबल होता है। अरे तुमने वाटर को कभी, वाटर में चीनी को, शुगर को सॉल्यूबल कराया, डिजोल्व कराया, वो विजिबल होता है? नहीं ना। तो ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विजिबल नहीं होता है, सॉल्यूबल होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जैसे ही CO2 इसके अंदर जाएगा, जैसे ही CO2 इसके अंदर डालूंगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट में बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, वो क्या मिल्की अपीयरेंस होता है, दूध टाइप का मिल्की अपीयरेंस आता है। समझ में आ रहा है क्या? दिखने लगेगा तुम्हें पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल को मैंने घोला हो, चौक को डिजोल्व कराया हो, वैसे दिखने लगेगा। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट वही होता है, चौकी होता है एक तरह से। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे देगा? मिल्की अपीयरेंस देगा। बोलोगे कैसा अपीयरेंस देगा? मिल्की अपीयरेंस। तो क्या कंफर्मेशन हो जाएगा? अरे तुमने एक बार रेस्पिरेशन में किया होगा, एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बीकर में। कैसे तुम लोगों को कैसे पता है कि मैं रेस्पिरेशन में CO2 ही निकालता हूं? क्या करोगे? एक टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में तुम फूक मारोगे, फूक मारोगे तो कहीं ना कहीं CO2 आएगा, CO2 अंदर जाएगा, और वो जो टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है तुमने? लाइम वाटर ले रखा है ना? लाइम वाटर मिल्की अपीयरेंस दे दिया, इसका मतलब CO2% है। तुमने अगर, मेरा मेन मोटो क्या था, मेरा क्या कराना है, मेरे को कराना क्या है, मैं किसी भी चीज को जला रहा हूं तो मेरे को देखना है किसी भी चीज के अंदर, इसके अंदर कार्बन है कि नहीं। मैं पहले इसको जलाऊंगा और उस गैस को ना ऐसा सेटअप करूंगा कि वो गैस कहीं उड़ के ना जाए, उस गैस को ना इस सॉल्यूशन के अंदर भेजूंगा ट्यूब के थ्रू। समझ में रहेगा? इसके अंदर भेजूंगा, और ये क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, मिल्की अपीयरेंस। अगर मैंने उस सॉल्यूशन में डाला, मिल्की अपीयरेंस आ गया, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसमें कार्बन परसेंट है। जिस चीज को मैंने जलाया उसके अंदर कार्बन परसेंट है। क्या समझ में आ रहा है क्या बातें? मेरे को नहीं लग रहा है यार, आ रहा है? ओके ओके। ए सुनो, अब क्या होगा, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। तुम्हारी बुक में यहीं तक दे रखा है, लेकिन मैं एक छोटा सा, चेहरे तुम्हारे इंटेलिजेंट लग रही है, मेरे को लग रहा है तुम लोग समझ सकते हो। एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो लाइफ में काम आता है, आगे भी काम आएगा और इस लेक्चर में भी काम आएगा, इसी चैप्टर में आगे काम आएगा। देखिए क्या, अगर मैं इसके साथ एक्सेस में CO2 भेज दिया, ए सुनिए, जैसे ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, तो क्या होगा? कुछ टाइम्स के बाद से दोबारा ये ऐसा ही हो जाएगा, जैसा सॉल्यूशन था ना, जैसा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, है ना? मिल्की अपीयरेंस गायब हो जाएगी। मिल्की अपीयरेंस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। वो कैसे गायब होगी? जब आप इसके अंदर, जैसे ही आप, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। जब आप इसके अंदर, जब आप इसी के अंदर क्या पढ़ा, क्या करेंगे? एक्सेस में CO2, आपने रुके नहीं, आप रुके नहीं, जैसे ही मिल्की अपीयरेंस आया आप CO2 को और देते जा रहे हैं, है ना? आप वहां पे रुके नहीं, CO2 को और देते जा रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है ना, तो ये मिल्की अपीयरेंस गायब कर देता है, मिल्की अपीयरेंस गायब कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल है, जैसे ये सॉल्युबल है ना, वैसे ये भी सॉल्युबल नहीं है। ये सॉल्युबल नहीं है तो मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, ये सॉल्युबल है तो ये, समझ में रहेगा? ओके, तो ये क्या है? क्या नाम? मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर हो जाएगा, डिस अपीयर मिल्की, मिल्की मिल्की अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा, है ना? दिखेगा नहीं। समझ में आया क्या यहां तक की बातें? और ये पॉइंट समझ में आया? ए चलो आगे बढ़ते हैं। ए लाइम वाटर को जैसे ही मैंने उसके अंदर क्या डाला? CO2 डाला, क्या कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मिल्की अपीयरेंस देगा। इससे कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ में आई क्या? ओके, कंफर्मेशन टेस्ट यही था। ओके, एक ही था, मैंने पेज ऐड कर लिया है। मेरे को लगा यहाँ पे एक और स्लाइड होगा। तो एक मैं यहीं पे बता देता हूँ, चलो देख लो। जैसे ही मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने दूसरा नाम क्या दे रखा है? लाइम वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का वैसे ही मैंने एक और नाम दे रखा है, क्या? लाइम स्टोन। क्या नाम दे रखा है? याद रहेगा क्या? और ये स्ट्रॉन्ग होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने बताया ना सेल बनना आता है। अरे अभी एक पेज, एक इसके पीछे वाले पेज पे मैंने बताया, यहाँ पे देखो,
कैल्शियम कार्बोनेट से सेल बनी हुई थी, एक्वाटिक एनिमल की सेल बनी हुई होती है, कहीं तो लिखा था ना, ये एक्वाटिक एनिमल की सेल बनी हुई थी, किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अरे वही कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन की तरह दिखता है, सॉरी लाइम स्टोन इसका नाम दिया जाता है क्योंकि स्टोन अपीयरेंस रहता है, हार्ड होता है थोड़ा, समझ में आ रहा है ना? ओके, समझ में आ रहा है क्या? ये कार्बोनेट कंपाउंड थोड़ा सा अभी थ्योरी बेस चल रहा है, अभी मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आगे जाकर के, जब नेमिंग वेमिंग आएंगी ना अच्छे तरीके से, मतलब याद नहीं करना रहेगा इस चैप्टर में आगे जाकर के, तुम्हें ना नेमिंग करना, बस एक रूल सीखोगे उसके बाद से नाम देना अपने आप ही सीख जाओगे, समझ में आ रहा है ना? कार्बन को काउंट करना है गिन के, तो आगे चैप्टर अच्छा हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, अभी थोड़ी सी बेसिक चीजें चल रही है और थोड़ा सा कंफर्मेशन टेस्ट चल रहा है। उसके बाद से वैलेंसी ऑफ कार्बन, मैंने बोला था ना वैलेंसी ऑफ कार्बन आगे आएगा, मैंने इसलिए वहां पे छोड़ दिया। पहले बताओ मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या था? 2 and 4, क्या यही था? अरे 2 4 था। ओके, अभी यहाँ पे 8 होना चाहेगा। अरे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए कभी भी चाहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 2 8 8 18 यही होता है क्या? अरे कोई भी एटम ना 2 करना चाहता है, 8 करना चाहता है, 8 करना चाहता है, 18 करना चाहता है, कोई भी एलिमेंट है अपने आपको स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी के में जो होती है 2 होती है, एल में 8 होती है, एम में 8 होती है, और एन में 18 होती है, इतने होने चाहिए। लेकिन इसके जो के में तो 2 है, सही है, एल में इसके 4 है, एल में 8 होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? 4 है। तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं एलिमेंट आप एक दूसरे के ना साथ बॉन्डिंग करते हैं, दो एटम आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, है ना, और इसी को बैलेंस करते हैं, कितने एटम से वो कंबाइन हो सकता है, कितने एटम से उसके पास एबिलिटी है कंबाइन होने के लिए, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। बैलेंसी की डेफिनेशन क्लियर है? एबिलिटी टू कंबाइन अनदर एटम, किसी एटम से कंबाइन होने की एबिलिटी को बैलेंसी कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये चाहता है कभी भी 4 और एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, कंबाइन हो जाए, समझ में आ रहा है? या किसी कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, शेयर कर दे, समझ में आ रहा है? ओके, अब सपोज करो कैसे ये मतलब क्या नाम है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले सेल में, मैं बाहर वाले सेल की बात कर रहा हूँ। ए यहाँ पे देखो एक बात, कार्बन का एक सेल हुआ, 2 सेल हुआ, 2 सेल है क्या? अरे 2 सेल है, इसके पास तो 2 ही सेल है ना, एक में 2 है, एक में 4 है, बाहर वाले सेल तो खाली है, अरे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं उसको नहीं कहता हूँ। जो सबसे बाहर वाला सेल होता है ना, इसको बैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस सेल कहते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं सबसे बाहर वाले को, समझ में आ रहा है? और अंदर वाले सेल हो गए और सबसे बाहर वाले को बैलेंस सेल कहते हैं, है ना? तो वहीं पे तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए है ना साइड साइड में। तो देखो जैसे ये कार्बन है, यहीं पे देख लेते हैं, इसी स्लाइड पे ऊपर लिखा हुआ है, समझाने में इजी रहेगी। 1 2 3 4 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले में। अब ये क्या करना चाहेगा, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? कोई एटम कैसे बॉन्ड बनाता है, अपने अंदर के 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, या 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना? जैसे सपोज करो तुमने पढ़ा होगा, क्या नाम है, बोरोन, बोरोन पढ़ रखा है, बोरोन कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। अरे तो उसका तो पहले में 2 होता है और दूसरे में 2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है ना? 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगेगा खींचने के लिए, और ये से नो, तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना ईजी है, दूसरा कोई एटम आएगा वो खींच के उससे ले लेगा। लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जब इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्या समझ में आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगेगी। या तो आप तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी बात जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना तो इसके पास 4 प्लस आएगा। अरे इसके पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो क्या इसके ऊपर 4 प्लस चार्ज आ जाएगा? अरे 4 प्लस चार्ज आएगा। अब 4 प्लस चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अरे छोटा सा एटम में साइज इलेक्ट्रॉन जो कार्बन जो होता है ना छोटा होता है, 2 ही सेल हैं इसके पास, छोटा ही होगा। अरे बहुत ज्यादा तो सेल नहीं है, तो छोटे से सेल के पास, छोटे से एटम के पास 4 पॉजिटिव चार्ज रहे। सपोज करो कार्बन प्लस को देखते हैं एक बार, कार्बन प्लस को देखते हैं, ये कार्बन है +4 है, क्या है? कार्बन +4 है। मैंने किसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने उतनी एनर्जी दे दी, है ना? तब उसके बाद क्या दिक्कत आने वाली है, जैसे ही मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ तुम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ इसके अंदर। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे ना, प्रोटॉन कहाँ निकालना, न्यूक्लियस से कोई प्रोटॉन नहीं निकाल पाएगा, नहीं ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके 6 ही रहने वाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ तुम लोग। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही पेज पे बताया मैंने, 6 होते हैं, पहले पेज पे बताया मैंने, यहाँ पे इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा था, पहले पेज पे ही बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, बताया ना यहाँ पे। तो तुम लोग भूल कैसे जा रहे हो? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ओके, नंबर इलेक्ट्रॉन 6 थे, जिसमें से 4 तुमने निकाल दिया, तभी तो 4 प्लस चार्ज आया। अरे 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन,
तो तुम्हारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे ना। अरे बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या समझ में आ रहा है क्या? देखो एक क्या नाम है, कार्बन, न्यूट्रल कार्बन था, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी थे, 6 प्रोटॉन भी थे, यस या नो। लेकिन मैंने क्या किया, प्लस चार्ज बनाने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, कार्बन ने क्या किया, अपने बाहर वाले सेल से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? 2 लेके आना चाहता है या 8 लेके आना चाहता है ना। लेकिन उसके पास 2 और 4 था, अगर ये 4 को बाहर कर दिया तो 2 बचेगा ना। अरे अंदर 2 ही बचेगा ना। तो सेम वही मैं बताना चाहता हूं। अब सपोज करो 6 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत कम है। और उसके बाद से क्या है, कार्बन का तब ऐसे दिखेगा, एक न्यूक्लियस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 प्लस चार्ज है, और पास में ही है, दूर भी नहीं है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या वो बहुत तेजी से खींच के रखेगा अपने पास? अरे बहुत तेजी से खींच के रखेगा। तो सोचो यार, बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, एक तो एटम छोटा है, उसके बाद से क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है, अब प्रोटॉन 6 हैं, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बहुत तेज पास खींच लेंगे ना यार, है ना, जिसके कारण अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है। पहले क्या था, न्यूट्रल रहता था, तब उस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन बराबर रहते थे, है ना। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने क्या निकाल दिया, पूरे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। समझ में आ रहा है क्या? जिसके कारण सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है, तुमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना था, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन देनी थी। समझ में आ रहा है क्या? बातें समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इस स्लाइड पे एक बार, जहाँ पे लिखी हुई थी जी बातें, यही बातें सारी सेम लिखी हुई है। क्या लिखा है? कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। पूछे क्यों? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब की बात एक बार देख लो, इसी में देख लो। अगर ये, एक मिनट सुनो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है, अब इसके पास 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मैंने ये तो बता दिया 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होने वाला है ना। मैंने तुम लोग को ये तो बता दिया 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इतनी सारी दिक्कत होने वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन अब क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है ना, या तो दे दे या तो ले ले, 8 बनाने के लिए या तो 4 दे दे तो स्टेबल 2 हो जाएगा, या 4 ले ले तो 8 हो जाएगा। अरे यार 2 और 4 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही तुम इसमें कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो इसके साथ फिर वही दिक्कत आ जाएगी, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना, वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी ना। अरे यार 6 तो पहले से ही 4 ले लिया, 10 हो गई। अब प्रोटॉन कितनी रहने वाली है? प्रोटॉन तो 6 होने वाली है ना। अब सोचो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, रिपल्सन होगा, दूर दूर भागेंगे, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो इलेक्ट्रॉन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो 4 से कम 3 इलेक्ट्रॉन देना इजी होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होता है, लेकिन 4 एकदम बीच में आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत मुश्किल होता है, देना भी मुश्किल होता है, लेना भी मुश्किल होता है। तो कार्बन के साथ ना यही एबिलिटी ना बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी देती है, यही एबिलिटी ना कार्बन को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देती है। क्या देती है वही देखने वाले हैं। देखो कार्बन, पहले ये एक बार लाइन को देख लेते हैं, मैंने जो इतनी सारी बातें बताई हैं वो लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं। क्या वो लिख रहा है? कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं गेन कर सकता? आपको भी बताया है क्यों, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज, उसकी तो साइज छोटी है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम 6 प्रोटॉन कैन नॉट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन। क्या वही बातें लिख रही है? 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं हैंडल कर पाएंगे, है ना। और स्मॉल साइज भी है, दैट इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिस कारण 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए भाई। अब प्रोटॉन अट्रैक्शन कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता कार्बन। और कार्बन जो होता है कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके साथ क्या है, कार्बन प्लस चार्ज फॉर्म होगा। क्या होगा? कार्बन प्लस चार्ज फॉर्म होगा, जो कि क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और विच होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मेन दिक्कत समझ में आई क्या? मेरे को लग रहा है समझ में आया होगा आप लोगों को। ये इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। तो ये एक बीच का रास्ता निकालता है। क्या निकालता है? बीच का रास्ता निकालता है। और वही हम सीखने वाले हैं, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कैसे वो बॉन्ड करता है, देखिए कैसे करता है। देखिए वो, एक मिनट, वो ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। तो वो कैसे, ना ही लूज कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। तो वो क्या करने वाला है, वो कार्बन ना दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। कुछ देर के लिए तुम मेरे को दे दो, जिसकी एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है ना। ये 1 2 3 4 ऐसे है ना, और इसके पास भी है। तो ये क्या करता है, ये कहता है ऐसे। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी सीखेंगे।
ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी पास रहता है, इसके पास भी रहता है, मतलब ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। क्या करते हैं, दो एटम है, एक ए है एक बी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है ना, या दोनों शेयर करके रख ले। भाई जब तेरे को जरूरत है तू रख ले, जब मेरे को जरूरत है मैं ले रहा हूं, है ना, एक पास रहते हैं, जब जिसको जरूरत है लेते देते रहेंगे, है ना, समझ में आ रहा है क्या, लेते देते रहेंगे, तो ऐसे होता है। तो बॉन्डिंग हम सीखने वाले हैं, एक बार देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और बढ़िया से सीखते हैं। देखिए बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन देखने से पहले मैं बताता हूं एक बार बॉन्ड के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बताता हूं, ये बॉन्ड किसे कहते हैं, कभी भी दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने को बॉन्डिंग कहेंगे। अरे बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि आप लोगों के बीच में भी बॉन्डिंग होती है, वैसे दो एटम आपस में भी बॉन्डिंग करेंगे। तो जैसे कि जो बॉन्डिंग होती है ना, ये जनरली दो तरह की होती है। कैसी होती है, दो तरह की होती है। ओके, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, क्या होता है, और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब क्या होगा, एक ए है और एक बी है, ए के पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या बी के पास, देखो इसके पास 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 करना चाहता है, और इसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बाहर वाले में, तो चाहता है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है ना, तो एक ये ए जो होता है प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, है ना। अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ये आयनिक बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब मेरे पास 1 रुपये ज्यादा है, तुम्हारे पास 1 रुपये की कमी है स्टेबल होने के लिए, है ना, तो मैं अपना 1 रुपया उसको तुम्हें दे दूंगा, मैं भी स्टेबल हो गया, तुम भी स्टेबल हो गए। ये आयोनिक बॉन्ड में होता है। लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों शेयर कर लेते हैं। भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूं, जब तेरे को जरूरत है दोनों इलेक्ट्रॉन तू यूज कर, जब मेरे को जरूरत है मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सीधे ट्रांसफर। भाई तू लेके चला जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में। तो कार्बन यही करता है, कार्बन यही करता है, शेयरिंग करता है जनरली। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना 4 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है। अभी तुमने सीखा 4 इलेक्ट्रॉन को देना 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। भाई शेयर कर लेते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है भाई, शेयर करने में थोड़ी निकालने की जरूरत है सेल में से, है ना, उसके पास कंबाइन हो जाएंगे, ऐड करते रहेंगे, एक दूसरे को यूज करते रहेंगे। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन में क्या होता है, ये क्या होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4। जैसे कि देखिए बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहर वाले सेल में जिसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैलेंस सेल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। उसी को निकालना रहता है या उतना लेने रहते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है ना। 8 बनाना है जनरली, मेरे को क्या बनाना है, 8 बनाना रहता है। इसके पास 4 है, इसको 8 बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा, 4 हाइड्रोजन को बुला लेगा अपने आसपास, क्या बुला लेगा, और चारों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्या। अब क्या है, हाइड्रोजन को 2 बनना है, 1 से 2 बनना है, और कार्बन को 8 बनना है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी दे देगा। समझ में आ रहा है, देखो कैसे करता है। अब क्या, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब रही बात किसकी, कार्बन की। ओ एक मिनट, ये रह गया ना अभी भी। क्या अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों से 1 ले लिया, क्या समझ में आ रहा है। अरे अब कार्बन के पास भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास भी हो गए, तो इस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, और कार्बन ऐसे ही बॉन्डिंग करता है। कैसे बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करता है ना। अब देखो जब हाइड्रोजन की जरूरत हो कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब कार्बन के पास जरूरत है कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, क्या यही शेयरिंग है। समझ में आ रहा है क्या, बॉन्डिंग आपस में करना यही शेयरिंग है ना, इलेक्ट्रॉन को। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्या, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, शेयरिंग से बनाना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ट्रांसफर नहीं करना रहता, शेयर करना रहता है। अरे यस या नो, ओके। देखो आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है और इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। एक मिनट, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होगा तो क्या आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब आयंस बन रहे हैं क्या, अरे आयंस बन रहे हैं क्या, और इसमें आयंस बन रहे हैं क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आयंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मेरा यहाँ पे क्या नाम है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन भी क्लियर हो गया, कैसे बॉन्डिंग करता है।
एलोट्रॉप दिखा रहा है। ओके, पहले एक दो स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, मैंने ये बनाया ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कार्बन कैसे दूसरों से जुड़ रहा है ना। एक बार कई देखिए, शायद आगे होगा मेरे को लगता है, एलोट्रॉप के बारे में पढ़ना ही है अभी, शायद नहीं है। ओके, यहीं पे बताते हैं, अभी बॉन्डिंग के बाद ही बताना है। यहाँ पे आप लोग भी ट्राई करेंगे। देखिए ऐसे ही बहुत सारे एटम कैसे कंबाइन हो रहे हैं, कैसे वैलेंसी निकालते हैं। मैं आपने पढ़ा होगा NH3, ये आपके बुक में दे रखा है ना। NH3 के बारे में बता रखा है डिटेल में, तो मैं NH3 को ही ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता था मैं। NH3 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, तुम लोगों से पूछ के बनाऊंगा, तुम लोगों को आना चाहिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किसी को पता है क्या? अरे 2 और 5। अरे ये कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। तो 7 को ही तो लिखना रहता है 2 8 के फॉर्म में, तो 2 और 8 तो हो नहीं पा रहा है, 5 ही हो पा रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके ओके, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 5 है। तो अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है। अरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, ये क्या होना चाहता है? 2 होना चाहता है। तो सेम ऐसे ही नाइट्रोजन 1 यहाँ पे रहेगा, नाइट्रोजन। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को बैलेंस सेल कहते हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो बाहर वाले को ही लिखा जाता है कभी भी 1 2 3 4 5। क्या मैंने 5 बना दिए? ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया। क्या बनाना आ रहा है क्या तुम लोगों को? ReSNO। अब इसकी भी इलेक्ट्रॉन होंगी क्या? क्या हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कंप्लीट हो गई। अब आप लोग ये बताइए, ये कलर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास बताइए, कलर तो चेंज किया था मैंने। अब नाइट्रोजन के पास बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गई? अरे पूरे 8 हो गई, गिनो। 1 2 3 4 5 तो अपने थे, और 1 2 3 इससे ले लिए, 8 हो गई। मतलब इसकी भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। क्या दोनों स्टेबल हो गए? क्या NH3 बनाना आ गया तुम लोगों को? अब एक बार खुद से बनाओ एक बार और। NH3 के बाद से ना तुम्हें CO2 के बारे में भी दे रखा है, तुम्हारे बुक में CO2 के बारे में दे रखा है, O2 के बारे में भी दे रखा है, CO2 O2 और उसके बाद से H2 के बारे में भी दे रखा है। ओके, एक और था N2 के बारे में दे रखा है। इस सब के बारे में बनाना है तुम्हें, ठीक है? खुद से बना के ट्राई करेंगे। चलो मैं यहीं पे बताता हूँ N2 को कैसे बनाएंगे। एक N ये हो गया, एक N ये हो गया। अब N के पास बताओ, नाइट्रोजन के पास अभी बनाया था ना हमने, अभी बताया ना था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 5 हो गए, 1 2 3 3 हो गए, और एक यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे बना लो। क्या 5 5 हो गए? 5 5 हो गए। अब देखो ये कैसे अपना एक दूसरे की बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसको कितने चाहिए? क्या यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है? नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था। पीछे वाले पेज पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 एटम के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे N के बाद 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अरे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? एक एक बॉन्ड बन रहे हैं, एक एक बॉन्ड बन रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर एक एक बॉन्ड कहता है, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर डबल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को देखो क्या 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नाइट्रोजन के बीच में 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे ये लाइन 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है? ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिखता कैसा है? क्या समझ में आया कि कैसे दिखता है? और ऐसे ही O2 का देखो, एक बार H2 का देख लो। H2 इजी है, H2 इजी है। H2 क्या है? H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है। क्या करूं मैं, बोलो तुम लोग? अरे ऐसे पढ़े कर लो ना। क्या हो गया? सिंपल है। इसको कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन ऐसे लिख दूंगा, हो गया H2। अरे हाइड्रोजन बना लिया तुमने, नाइट्रोजन बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया, नाइट्रोजन बना लिया, ये बन गया, ये बन गया। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। देखो ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन 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 कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। क्या 8 नंबर पे आता है? तो क्या लिखूंगा? 2 और 8 लिखूंगा, 2 और 6 लिखूंगा। बाहर वाले पे 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर लिखते हैं ना, बाहर वाले को ना लिखना रहता है सेल, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखना रहता है ना। तो कितने अच्छे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या सही है? सेम ऐसे इसमें। क्या अभी तक बातें समझ में आ रही है क्या? अभी तक कोई डाउट है क्या? क्या ये शेयर हो गया? क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है? अरे इसके पास 6 है, 8 ही करना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। अरे ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं इसीलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हूँ। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके 5 आ रहे थे नाइट्रोजन में। अरे 5 आ रहा है, 3 मिलेगा तब 8 होगा, तो मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को जानबूझ के शेयर करा रहा हूँ। हाइड्रोजन को सोचो, हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं दोनों का सामने सामने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कराना है। और उसके बाद से जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 1 लाइन मार दो, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 3 लाइन मार दो बनाने के लिए। वैसे ही ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो O2 बनाने के लिए 2 लाइन मार दो। समझ में आ रहा है? अरे तुम्हें मॉलिक्यूल बनाना आ गया यार, आज तुमको मॉलिक्यूल बनाना आ गया। मैं कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा, तुम लोग बना के दिखा दोगे। एक CO2 रह गया, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, CO2 भी बना के दिखाएंगे। CO2 को भी एक बार देखेंगे। क्या देखेंगे? CO2 के बारे में देखेंगे। C के बाहर कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे ऑक्सीजन देखो, एक तो C हो गया, एक O हो गया। C की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ऑक्सीजन की, अरे यही ना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करना आता है ना इलेक्ट्रॉनिक। अरे 2 और 8 लिखना है, लेकिन मेरे पास 8 होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अरे 4 ही पे खत्म हो जा रहा है, तो क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा? अब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। अरे ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ऑक्सीजन बनाऊंगा, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, है ना। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अरे ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना। अरे यार तुम लोग को अभी भी नहीं आ रहा क्या? बहुत इजी चीज चल रही है ना। अब क्या, ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो इधर से 2 खींच दो, इधर से 2 खींच दो। अरे ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, दोनों साइड 8 8 हो गया। काउंट करो ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 हो रहे हैं। कार्बन के 8 करने हैं, कार्बन के 8 कैसे करूं? काउंट करना, 2 4 6 8, सीधी सी बात है। तो इसका डायग्राम कैसे दिखता है? O डबल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड 2 ऐसे दिखता है। क्या बनाना आ गया क्या तुम्हें? अरे आज एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए मेरे को, है ना। अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख रही है, क्या नाम है इसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। आगे और आएगा, और डिटेल में सीखेंगे, टेंशन ना लो। इस स्ट्रक्चर का नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम है? ए इतने सारे तुमने डायग्राम बनाए हैं, इतने सारे तुम लोगों ने डायग्राम बनाना सीखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया? C और H4 है, C और H4 है, तो इसका फॉर्मूला C। अरे यहाँ पे किसका? CH4 बनाया ना। एनसीईआरटी जो समझाती है ना, CH4 पे ही समझाती है पहले, तो सबसे पहले मैं वही लिया है। क्या 4 हाइड्रोजन है, इसीलिए मैंने H4 लिखा है। C एक है, क्या ये कंबाइंड स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे है? घर पे जाके एक बार ट्राई करेंगे, सारे को एक बार बना के देखेंगे कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ओके एक बार और देखते हैं। क्या CH4 तुम्हें बनाना आ गया? NH3 तुम्हें बनाना आ गया। NH3 नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, है ना। भाई तू ले ले, लेकिन मेरे को भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। शेयर करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, समझ में आ रहा है क्या? सेम यहाँ पे मैंने किसका देखा था? CO2 का देखा था। क्या क्लियर है? यहाँ पे 1 2 मॉलिक्यूल दे बनाओगे। अब देखो 1 2 मॉलिक्यूल और बना लो। आज सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे ही प्रैक्टिस करते हैं ना, बनाना आना चाहिए। Cl2 को बनाते हैं। Cl क्लोरीन है, थोड़ा बड़ा आइटम ले रहा हूँ जानबूझ के, है ना। अभी तक 2 2 सेल वाले ले रहे थे, अब थोड़े से बड़ा। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे 2, आगे बोलो 8। पहले क्लोरीन नंबर कितने पे आता है? 70 पे। अरे 17 पे आता है, 7। सही बोल रहे हो? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। अरे 7 है, 8 करने के लिए 1 चाहिए। ओके लेकिन मेरे को 2 Cl 2 ही है मेरे पास। Cl2 मॉलिक्यूल का बनाना है तो मेरे पास Cl 2 है, तो एक Cl लिखूंगा यहाँ पे, एक Cl लिखूंगा यहाँ पे। अब मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कराना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कराना है, जिसके इसको एक ही चाहिए ना, तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर कराऊंगा। एक ही चाहिए तो एक, 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, समझ में आ रहा है ना। तो ओके, तो इसको क्या एक एक चाहिए, तो सामने सामने एक इलेक्ट्रॉन बनाओ, बस क्या बनाओ?
और इसके पास बाहर तो 7 थे ना, बाहर वाले को कभी भी लिखा जाता है, ये यहाँ पे बाहर वाले को लिखा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। तो बाहर कितने हैं? 7। तो यहाँ पे देखो एक तो बना दिया, 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया? सेम ऐसे ही 3 4 5 6 7। क्या समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा तुम लोगों को? अब देखो एक बार, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बराबर हो रहा है यार। अब मैं कैसे बनाऊं? Cl एक लाइन खींच दूं, क्या सही है क्या? अरे तुम बनाना आ गया, किसी भी मॉलिक्यूल का नाम दूंगा बना देगा भाई, मेरे को मालूम है तुम लोग बना लोगे, कोई भी मॉलिक्यूल का नाम दूंगा बना दोगे। ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल दू क्या? अरे दू क्या? H2O बहुत पढ़ा है यार तुम लोगों ने, क्या पढ़ा है? H2O बहुत पढ़ा है यार, H2O इसको बना सकते हो? अरे H2O बना सकते हो? कैसे बनाओगे? अब तुम लोगों से पूछ के करूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा भाई। पहले ऑक्सीजन को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताओ? 2 6। हाइड्रोजन का बताओ? 1। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको तो कहीं ना कहीं एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये ऐसे हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं मेरे पास, है ना। ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन दे देंगे, और एक ऑक्सीजन बीच में लिख रहा हूँ, जो ज्यादा उनको साइड साइड में लिख दूंगा, एक हाइड्रोजन इधर लिख दूंगा, एक हाइड्रोजन इधर लिख दूंगा, थोड़ा दूर लिखता हूँ। और क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे बनाना आ गया क्या? अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, है ना। समझ में आया? अब इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बनाने पड़ेंगे मेरे को, अरे दिखाने पड़ेंगे मेरे को। अब बताओ, अब मैं सर्किल करूं क्या? अब देखो सब पे काउंट करो, क्या आ गया? अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिखता कैसे? ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये वाटर कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। समझ में आएगा? अरे यार समझ में आ रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल का नाम दूंगा बना दोगे? अरे ऐसे नो, ओके। उसके बाद से ना एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पढ़ने हैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम लोग 2 4 और मॉलिक्यूल प्रैक्टिस करो, मतलब मेरे को लगता है ना तुम्हें 2 4 और मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस करना चाहिए। कि आ गया है तुम्हें, लुईस डॉट सिस्टर बनाना आ गया है। चलो होमवर्क के तौर पर ट्राई करना कुछ मॉलिक्यूल का, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूँ, N2 हो गया, Cl लिखना, I2 लिखो, 2 4 लिखो, Br2, इनका तो सेम टू सेम बनता है, क्लोरीन की तरह ही बनता है इनका। उसके अलावा तुम लोग बनाओगे किसका? CH4 का तो बनवा दिया मैंने, ओ सॉरी, और कौन कौन से मॉलिक्यूल मैंने करा दिए एक बार देख लेते हैं यहीं से। O2 H2O CO2 बनवा दिया, मीथेन बनवा दिया, है ना, अमोनिया भी बनवा दिया। ओके, मैक्सिमम तो बने हुए ही हैं, यही इसी चीज को दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल बना लेना, Cl2 और I2 को बना के लेके आओगे, ठीक है, बन जाएगा। ओके।